हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में। ये है इतिहास एनसीईआरटी सार कक्षा 6 से 12 सहित, और इनका राइटर है महेश कुमार वर्णवाल। इस किताब का रिव्यू मैंने आगे ही अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, जिसको बहुत सारे दोस्तों ने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया, और बहुत सारे दोस्तों ने ये मैसेज भी किया है कि इसका जो है चैप्टर वाइज क्लास लाइए। इसलिए हम लोगों ने डिसीजन लिया है कि इसका चैप्टर वाइज क्लास अब रेगुलर स्तर पर लाया जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, और चलिए इसका आज जो है हम लोग पहला लेसन शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसमें इस तरह कुछ इसका विषय सूची दिया गया है। इस सब के बारे में हम लोग आगे बातचीत कर चुके हैं। अभी हम लोग प्राचीन भारत पढ़ेंगे, और प्राचीन भारत में देखिए इसमें कुल जो है 17 लेसन है। तो इसका लगभग 17 क्लास होगा, जिसमें पूरा प्राचीन भारत कवर हो जाएगा। ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी पर आधारित है। यदि कोई ऐसा दोस्त है जो एनसीईआरटी का क्लास वाइज किताब नहीं ले पाते हैं, इकट्ठा नहीं कर पाते हैं, तो वो लोग जो है ये आराम से इस किताब को ख़रीद के इसको पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ हमारा वीडियो देखिएगा तो उसमें भी कवर हो जाएगा। तो चलिए आज हम लोग ऐतिहासिक स्रोत के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए, हमारा अध्याय है ऐतिहासिक स्रोत। इस लेसन को पढ़ने के आगे हमको ये फ्लो चार्ट को समझना होगा। तो चलिए थोड़ा सा जूम करके हम लोग देखते हैं, ताकि आप लोग को देखने में आसानी हो। देखिए, इस फ्लो चार्ट के द्वारा हम लोग पूरा प्राचीन इतिहास के जो स्रोत है उसको समझ लेंगे, और फिर हम लोग जो है चैप्टर वाइज शुरू कर देंगे। तो देखिए, प्राचीन इतिहास के स्रोत। ठीक है, प्राचीन इतिहास के स्रोत को 3 भागों में बांटा जाता है। एक है साहित्यिक साक्ष्य, फिर है विदेशी यात्रा विवरण, और एक है पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत अभिलेख, मुद्राएं, स्मारक भवन, मूर्तियाँ एवं चित्रकला आदि आता है। पुरातात्विक साक्ष्य से तात्पर्य है जब कोई पुराना टीला या पुराना स्थल का खुदाई किया जाता है, तो ये सब सामग्री प्राप्त होते हैं, जिससे हम लोग जो है आगे के प्राचीन इतिहास के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग फिर सबका एक एक एकदम लेसन, मतलब एक एक अभिलेख, मुद्रा, स्मारक भवन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसी प्रकार है विदेशी यात्रा विवरण। विदेशी यात्रा विवरण हुआ जो कोई मान लीजिए बाहरी यात्री या दूत जब भारत आए हैं प्राचीन काल में, और यहाँ पर जो है बैठ गए या रह गए कुछ साल, और जो भी उन लोगों ने भारत के बारे में देखा जाना, उनको अपने किताब, अपने ग्रंथ में लिखा। तो ऐसे ग्रंथों, किताबों से भी हम लोग को इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। तो विदेशी यात्रा विवरण के अंतर्गत वही सब आता है, जिसमें कि देखिए रोम के लेखक हो गया, चीनी लेखक हो गया, अरबी लेखक हो गया। रोम के लेखक की यदि बात करें तो उसमें टेसियस ईरान के थे। फिर आता है हेरोडोटस। हेरोडोटस को हम लोग जानते हैं कि इसको इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार सिकंदर के साथ आने वाले विद्वान में निरियाकस, ओनस्ट्रिकेटस एवं अरिस्टोबुलस ये सब है। मेगास्थनीस जिन्होंने इंडिका की रचना किया। फिर डायमेकस, डायनोसियस, टोलमी जिसे ज्योग्राफी के लेखक के रूप में हम लोग जानते हैं। फिर प्लेनी है, नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक। ठीक है, ये सब हुए यूनान और रोम के लेखक। इसी प्रकार चीन के लेखक में फाहियान, सुंग यून, होएनसांग, इत्सिंग ये सब आते हैं। ठीक है, उसी प्रकार अरबी लेखक में देखें तो सुलेमान, अलमसूदी और अलबरूनी जो तारीख हिंद के लेखक हैं, ये सब आते हैं। ठीक है, अब फिर एक साहित्यिक साक्ष्य हुआ। ठीक है, जैसे पुरातात्विक साक्ष्य हम देख लिए हम लोगों ने, विदेशी यात्रा विवरण देख लिए, अब है साहित्यिक साक्ष्य। तो साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य आता है। ठीक है, धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण साहित्य और ब्रह्मोत्तर साहित्य आता है। ब्राह्मण साहित्य में हम लोग देखेंगे वेद, उपनिषद, आरण्यक, पुराण, स्मृति, रामायण, महाभारत, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसी तरह ब्रह्मोत्तर साहित्य में बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर एक आता है साहित्यिक साक्ष्य का ही एक भाग है लौकिक साहित्य, जिसमें ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनी ग्रंथ और गल्प साहित्य ग्रंथ ये सब आता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा फ्लो चार्ट है, जिससे कि हम लोगों ने देख लिया। अब चलिए लेसन को हम लोग देखते हैं। तो अध्याय 1 को अब हम लोग देखेंगे।
जो कि है ऐतिहासिक स्रोत। ठीक है, इसमें पहला है पुरातात्विक स्रोत। अभी हम लोग फ्लो चार्ट में समझें तो देखिए, पुरातात्विक स्रोत किसी देश अथवा स्थान का इतिहास जानने के लिए तथा उचित ऐतिहासिक विश्लेषण में पुरातात्विक साक्ष्यों व स्रोतों की अति महत्वपूर्ण भूमिका है। पुरातात्विक साक्ष्य जैसे अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ, बर्तन व अन्य सामान को संभावित प्राचीन टीलों माउंट की खुदाई करके प्राप्त किया जाता है। ठीक है, माउंट हो गया, मान लीजिए यहाँ समझा रहे हैं आपको थोड़ा सा कि कोई एक स्थान है, तो कोई मान लीजिए सभ्यता है, तो वो किसी कारण नष्ट हो गया, तो उसके जो अवशेष है वो इस प्रकार जम जाते थे। ठीक है, फिर उसके ऊपर एक सभ्यता बैठ गया, इस प्रकार कालांतर में एक टीला का निर्माण हो जाता था। ठीक है, तो ये जो स्तर इसमें बन जाता है, तो जब इतिहासकार खुदाई करता है तो एक अनुलंब रूप से और इस तरह से क्षैतिज रूप से खुदाई करता है। ये जो खुदाई करता है वह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया जाता है। ठीक है, और यदि उन लोगों को कुछ ऐसे अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियाँ, इन सब से रिलेटेड कुछ भी मिल गया, तो फिर उसका जो है कालक्रम का पता करेगा और उससे पता चलता है कि ये कितना प्राचीन है, और जिससे हम लोग को इतिहास को जानने में सुविधा मिलता है। वही यहाँ पर समझाया गया है। ठीक है, तो वही चीज़ बोला गया। देखिए, टीला, यही हुआ टीला। ठीक है, धरती की सतह के उस उभरे हुए भाग को कहते हैं जिसके नीचे पुराने बस्तियाँ व के अवशेष विद्यमान हैं। जैसा कि मैंने अभी समझाया, ये कई प्रकार के हो सकते हैं, एकल सांस्कृतिक, मुख्य सांस्कृतिक, बहुसांस्कृतिक। ठीक है, तो टीले के खुदाई दो प्रकार से की जाती है, एक अनुलंब और क्षैतिज, जो बताएं। अनुलंब ये वाला हुआ, क्षैतिज इस प्रकार से होता है वो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टीले का ये सब जो खुदाई होता है, तो क्या कुछ मिल पाया है या किस तरह का मिलता है, उसके बारे में बताया गया है। पहला पॉइंट है, पश्चिमोत्तर भारत में हुए उत्खननों से ऐसे नगरों का पता चलता है जिनकी स्थापना लगभग 2500 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, मतलब ये सीधा सीधी हड़प्पा सभ्यता का बात कर रहा है। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। और चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं जो दिया गया है, उत्खननों से हमें गंगा घाटी में विकसित भौतिक संस्कृति के विषय में भी जानकारी मिलती है कि उस समय के लोग किस प्रकार के बस्तियों में रहते थे। ठीक है, जो उत्खनन से प्राप्त हुआ, मान लीजिए जैसा घर मिला या जैसे सामग्री मिला, उससे पता चलता है कि उस समय जो गंगा घाटी था वहाँ के लोग किस प्रकार रहते थे, उनका ढांचा कैसा था, वे किस प्रकार के मृदभांड उपयोग में लाते थे, किस प्रकार के घरों में रहते थे, भोजन में किन अनाजों का उपभोग करते थे और किन प्रकार के औजारों एवं हथियारों का उपयोग करते थे। ये सब उत्खनन से प्राप्त हुए सामग्री से ही हम लोग ज्ञात करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, दक्षिण भारत के कुछ लोग मृत व्यक्ति के शव के साथ औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन आदि वस्तुएं भी कब्र में दफनाते थे। ठीक है, तथा इसके ऊपर एक घेरे में बड़े बड़े पत्थरों खड़े कर दिए जाते थे। ऐसे स्मारकों को महापाषाण मेगालिथ कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेगालिथ किसे कहा जाता है, ऑप्शन में रहेगा तो वो होगा जो कब्र के ऊपर बड़े बड़े जो पत्थर डाल दिया जाता था, रख दिया जाता था, उसको मेगालिथ या महापाषाण कहा जाता है। तो देखिए, कब्र के यहाँ जो बोला गया है कि आगे क्या होता था, कोई जब मर जाता था तो उसके साथ कुछ वो जो यूज़ करता था उसके कुछ सामग्री डाल दिया जाता था। तो जैसा जैसा जिसका स्टेटस रहता था, मान लीजिए कोई बहुत अमीर आदमी है तो उसके कब्र के साथ सोना चांदी इस तरह का आभूषण, कोई उससे गरीब है तो उससे कम दाम, और जो एकदम गरीब है उसके साथ जो है आपका मिट्टी के बर्तन ये सब डाला जाता था। तो खुदाई से ये सब भी प्राप्त हुआ है। इससे हम लोग को उस समय के सामाजिक स्थिति का पता चलता है, साथ ही साथ वो लोग कैसे सामान का उपयोग करते थे, कौन कौन वस्तु, इन सब के बारे में पता चलता है। तो सब ये खुदाई से ही पुरातात्विक स्रोत ही हुआ, उन्हीं से पता चलता है। ठीक है, तो अगला है पॉइंट जिसमें दिया गया है, प्राचीन टीलों एवं स्मारकों का उत्खनन कर वहाँ से प्राप्त सामानों व कलाकृतियों के आधार पर क्रमिक ऐतिहासिक विश्लेषण पुरातत्व विज्ञान आर्कियोलॉजी कहलाता है। जो जितने भी उत्खनन करके जो भी सामान प्राप्त होता है उनका जो अध्ययन किया जाता है उसको आर्कियोलॉजी या पुरातत्व विज्ञान कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये एनसीईआरटी पर आधारित है और प्रत्येक पॉइंट जो दिया गया है, प्रत्येक पॉइंट इसमें
अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। परीक्षा में एकदम सीधा सीधी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए पूरा वीडियो को देखते रहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें आने वाला है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि रेडियो कार्बन डेटिंग एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा ये पता लगाया जाता है कि कोई वस्तु किस काल से संबंधित है। ठीक है, ये जो कोई भी वस्तु मिला तो कैसे पता लगता है कि इतना प्राचीन है, तो वो जो है रेडियो कार्बन डेटिंग विधि से ही पता लगता है। इसके बारे में और बताया गया है, चलिए देखते हैं। देखिए, कार्बन या कार्बन 14 C14 कार्बन का रेडियोधर्मी रेडियो एक्टिव समस्थानिक आइसोटोप है जो सभी सजीव वस्तुओं में विद्यमान होता है। इसी से प्राप्त किया जाता है कि कौन सा वस्तु या कौन सा धातु कितना पुराना है। ठीक है, जैसे कि आगे दिया गया है, किसी प्राचीन वस्तु में विद्यमान C14 में आई कमी को मापकर उसके समय का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार पौधों के अवशेषों का परीक्षण कर विशेषतः पराग के विश्लेषण द्वारा जलवायु और वनस्पति का इतिहास ज्ञात किया जाता है। ठीक है, फिर है कि पशुओं के हड्डियों का परीक्षण कर उनकी पहचान की जाती है तथा उनके पालतू होने एवं उनके प्रकार के में लाए जाने का पता किया जाता है। कोई पशु मान लीजिए मिल गया तो उसका हड्डी से परीक्षण किया जाता है कि ये पालतू था, जंगली था, कौन सा ये जीव था, जंतु था। ये सब जो है कार्बन 14 पद्धति के द्वारा ही संभव हो पाता है। देखिए, रेडियो कार्बन डेटिंग विधि से पता चलता है कि राजस्थान और कश्मीर में कृषि का प्रचलन लगभग 7000 से 6000 ईसा पूर्व में था, उस समय हो रहा था। ठीक है, तो अब हम लोग ये तो जाने कुछ, अब हम लोग देखेंगे कि जो पुरातात्विक स्रोतों के उत्खनन से प्राप्त होता है, जैसे सिक्के, अभिलेख, तो उन सब के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला इसमें दिया गया है सिक्का, तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए, थोड़ा जल्दी बता रहा है क्योंकि लेसन थोड़ा बड़ा है और जल्दी नहीं बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप लोग थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। ठीक है, देखिए सिक्का जो है, सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र या न्यूमिज्मेटिक्स कहते हैं। मुद्राओं के माध्यम से भी ऐतिहासिक घटनाओं पर प्रकाश पड़ता है। प्राचीन काल में अधिकांश मुहरें धातुओं की बनी होती थी। यहाँ एक क्वेश्चन बना कि प्राचीन काल के अधिकांश मुहरें धातुओं की बनी होती थी और इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो न्यूमिज्मेटिक्स या मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। ठीक है, जिन सिक्कों व मुद्राओं पर कोई लेख नहीं होता था, केवल आकृतियाँ विद्यमान होती थी, उसे पंचम कार्ड या आहत सिक्का कहा जाता था। ये भी बहुत बार पूछा गया है कि आहत सिक्का किसे कहा जाता है, पंचम कार्ड किसे कहा जाता है। तो इससे भी, इस लाइन से भी देखिए, प्रत्येक लाइन से आपको, यदि आप कोई सेट बनाए हैं तो आपको क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि एनसीईआरटी से ही परीक्षा में प्राय क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट है, भारत में पुरातात्विक खुदाई से तांबे, चांदी, सोने और शीशे के सिक्के के सांचे बड़ी संख्या में मिले हैं। इनमें से अधिकांश सांचे कुषाण काल के हैं, अर्थात ईसा की प्रारंभिक 3 सदियों के हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, हमारे यहाँ आरंभिक सिक्कों पर तो कुछ प्रतीक मिले हैं, परंतु बाद में सिक्कों पर राजाओं और देवताओं के नाम तथा तिथियों भी उल्लेखित मिलता है, इसका मिलती है। ठीक है, मतलब पहले तो जो है कुछ प्रतीक मिलता था, परंतु जब राजा महाराजा लोग फिर अपना नाम, फिर उसमें कुछ देवी देवता, तिथि, इनका भी उत्खनन, मतलब जो सिक्का होता है उसमें छपवाता था। तो उन सब जो सिक्का मिला है तो उससे भी हम लोग को इतिहास को जानने को मदद मिलता है। ठीक है, यूनानी शासकों ने सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख एवं तिथियां उत्कीर्ण करने की प्रारंभ की। यूनानी शासक जो लोग थे उन्होंने सिक्कों पर लेख, कुछ भी मान लीजिए कोई एक युद्ध जीता तो उसके बारे में थोड़ा सा लिख दिया, उसका तिथि लिख दिया। तो ऐसा सिक्का जब मिलता है उत्खनन से तो हम लोग को ये प्राप्त होता है कि ये किस राजा से संबंधित है और उसने क्या क्या उपलब्धि प्राप्त किया था। ठीक है, फिर है अगला पॉइंट कि सिक्कों का प्रयोग दान, दक्षिणा, खरीद बिक्री और वेतन मजदूरी के भुगतान में होता था। इसीलिए सिक्कों का आर्थिक इतिहास के अध्ययन में भी महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, अगला देखते हैं, ये वाला हो गया। अगला देखते हैं कि भारत में सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल से मिले हैं, जो विशेषतः शीशे, पोटीन,
तांबे, कांसे, चांदी और सोने से निर्मित है। ठीक है, सर्वाधिक सिक्के कहाँ से मिले? मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल मतलब मौर्य सभ्यता जो था, मौर्य युग, उसके बाद का जो सुंग, आपका गुप्त वंश, वो सब हो गए। देखिए इसके नीचे वाला पॉइंट जो दिया गया है कि गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए। ये वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये वाला लाइन, इससे 3-4 क्वेश्चन देखिए बन रहा है कि गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए। सबसे अधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए? गुप्त शासकों ने। ठीक है, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने जारी किए। ठीक है, और सातवाहन शासकों ने सबसे अधिक शीशे के सिक्के जारी किए। 3 क्वेश्चन इससे बन रहा है। तो ये सिक्का वाला पॉइंट खत्म हुआ। ठीक है, अब हम लोग अभिलेख देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग अभिलेख के बारे में पढ़ते हैं। देखिए पहला पॉइंट है कि अभिलेख सिक्कों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। इसके अध्ययन को पुरालेख शास्त्र या एपिग्राफी कहते हैं। सीधा सीधा इससे क्वेश्चन बन सकता है परीक्षा में कि एपिग्राफी किसे कहा जाता है या पुरालेख शास्त्र किसे कहा जाता है। तो अभिलेख के अध्ययन को जो है पुरालेख शास्त्र या एपिग्राफी कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है भारत के संदर्भ में जो है सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगाजकोय से प्राप्त हुआ है। इस अभिलेख में इंद्र, वरुण, मित्र एवं नासत्य नामक वैदिक देवता के नाम मिलते हैं। बोगाजकोय एशिया माइनर एक स्थान है, मान लीजिए वो है तुर्की में, जहाँ पर एक अभिलेख मिला है जिसमें इंद्र, वरुण और मित्र और नासत्य नामक जो वैदिक देवता हैं इनके नाम उसमें उत्कीर्ण मिलता है। तो ये एक महत्वपूर्ण खोज है कि, और ये जो है इतना बहुत प्राचीन है, तो इस पता चलता है कि भारत के बाहर जो है ये वैदिक देवता के नाम मिलना, इससे हम लोग को बहुत कुछ ऐतिहासिक जानकारी मिलता है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि अभिलेख एवं दूसरे पुराने दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र या पेलियोग्राफी कहते हैं। ठीक है, अभिलेख मुहरे, प्रस्तर स्तंभों, स्तूपों, चट्टानों और ताम्र पात्रों पर मिलते हैं। ठीक है, तथा जो है इनके अतिरिक्त मंदिर के दीवारों, ईंटों एवं मूर्तियों में भी मिलते हैं। ये मतलब कहना जाता है कि अभिलेख देखिए क्या है, अभिलेख कोई कठोर मान लीजिए पत्थर हुआ, कोई धातु हुआ, इन सबों पर उत्कीर्ण किया जाता था। और अभिलेख जो है कोई राजा द्वारा अपना कोई मैसेज भेजना है, कोई आदेश देना है, या उनके द्वारा जो उपलब्धि किया जाता था, कोई युद्ध जीता, इस प्रकार के लेख को वो लोग लिखा के एक जगह स्थापित कर देते थे ताकि जनता उसको पढ़े और उसका पालन कर पाए। तो वही सब कालांतर में दब गए कहीं पर, तो उसके जब खुदाई हुआ तो अभिलेख मिले। जैसे अशोक के बहुत सारे अभिलेख मिले हैं, और भी बहुत सारे अभिलेख हैं जिसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। तो उनसे हम लोग को इतिहास जानने में बहुत सारा सहायता होता है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए अब दिया गया है प्राचीन इतिहास के स्रोत, जो हम लोगों ने शुरू में ही इसको देखा था, तो इसको हम लोग अभी स्किप करते हैं और नीचे वाला पार्ट को देखते हैं। ठीक है, देखिए अभिलेख में प्रयुक्त लिपियाँ, जैसे ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि और यूनानी एवं अरमाइक लिपि। तो ब्राह्मी लिपि जो है यह अशोक के अधिकतर शिलालेख ब्राह्मी लिपि में है। ये लिपि बाएं से दाईं ओर लिखी जाती थी। उसके बाद आता है खरोष्टी लिपि। अशोक के कुछ शिलालेख खरोष्टी लिपि में भी हैं जो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। यूनानी एवं अरमाइक लिपि पाकिस्तान, अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेख में इन लिपि का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब अगला पेज में देखते हैं। देखिए अगला पॉइंट है हमारा, मौर्य सम्राट अशोक के अनेक अभिलेख देश के विभिन्न भागों में मिले हैं, जिनसे उसके साम्राज्य की सीमा, धर्म और शासन नीति पर प्रकाश मिलता है। मतलब देश के जो है यहाँ बता रहा है, देश के विभिन्न भागों में मिलने से तात्पर्य क्या है। मान लीजिए कि कोई यूपी के क्षेत्र में मिला है तो झारखंड के क्षेत्र में मिला है, बिहार के क्षेत्र में मिला है, इधर कश्मीर के क्षेत्र में मिला है। तो इसका तात्पर्य यह है कि उन सब इलाकों में जो है अशोक का शासन था, उन सब इलाकों को वो जीत चुका था। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों को इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए अशोक, जब मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे हम लोग तो ये इनका जितना भी लेख है इन सबों के बारे में डिटेल से हम लोग चर्चा करेंगे, जैसा कि इस किताब में दिया गया है। अभी देखिए जितना दिया गया है उतना ही हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि मेन मोटो हम लोग को
इस किताब को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वाला पॉइंट है उदयगिरी से प्राप्त हाथी गुफा अभिलेख से कलिंग नरेश खारवेल की उपलब्धियों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होता है। फिर अगला पॉइंट है शक क्षत्रप रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से शक शासक रुद्रदमन अशोक व चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होता है। ठीक है, प्रत्येक अभिलेख से जो अलग अलग राजा से संबंधित है उन सब के जीवनी, उन सब के उपलब्धियों के बारे में हम लोग को जानकारी मिलता है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है कि पुलवामी के नासिक गुहा अभिलेख के माध्यम से उनकी धार्मिक सहिष्णुता और उनकी संस्कृति के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, इसी प्रकार बहुत सारा दिया गया है। फिर है समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ अभिलेख से समुद्रगुप्त की विजय व विजित राज्यों के साथ उनकी नीतियों के संदर्भ में जानकारी मिलता है। मौर्योत्तर और गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख जो है कर्पस इनस्क्रिप्ट्स ओनम इंडिकारम नामक ग्रंथमाला के में संकलित कर प्रकाशित किए गए हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। ये भावचित्रात्मक लिपि में लिखे गए हैं जिसमें विचारों और वस्तुओं को चित्रों के रूप में व्यक्त किया जाता था। ठीक है, मतलब देखिए हड़प्पा सभ्यता जो है वो बहुत ही विकसित सभ्यता था, एक फला फूला नगरीय सभ्यता था। उसके बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे, इस किताब में बहुत अच्छा से दिया गया है। तो उन लोग का अपना एक भाषा था, लिपि था, परंतु एक दुर्भाग्य ही है कि हम लोग अभी वो भाषा को ना पढ़ पाए हैं ना जान पाए हैं। ठीक है, उन लिपि को भी नहीं पढ़ पाया है कोई, जिससे हम लोग बहुत कुछ हड़प्पा सभ्यता के बारे में नहीं जान पाए हैं। सिर्फ जो है पुरातात्विक साक्ष्य जो है जैसे धातु हुआ, सिक्का हुआ, कोई सामान हुआ, इन सबों से ही एक इतिहासकार जो इतिहास लिखे हैं उन्हीं को हम लोग पढ़ते हैं। यदि वो अभिलेख और वो सिक्के पढ़े जाते तो हो सकता है हम लोग को और भी बहुत कुछ जानकारी मिलता। खैर, इस कार्य में जो है प्रयास लगा हुआ है इतिहासकारों का, देखा जाए क्या होता है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, सबसे पुराने अभिलेख जो है हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर मिलते हैं। ये लगभग 2500 ईसा पूर्व के हैं। ठीक है, इनको पढ़ना अभी तक संभव नहीं हुआ है। जैसे कि हम लोग आगे ही बोले कि 2500 ईसा पूर्व से संबंधित है हड़प्पा सभ्यता। उनके जो मोहरे मिले हैं उसमें बहुत सारा लेख मिला है, परंतु उसको पढ़ा नहीं जा पाया है। परंतु उसका कालक्रम का पता चला है कि ये 2500 ईसा पूर्व से संबंधित है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा कि सबसे पुराने अभिलेख जो पढ़े जा चुके हैं। ठीक है, देखिए ये तो सबसे पुराना हुआ, परंतु इसको पढ़ा नहीं गया अभी तक। परंतु जो सबसे पुराना अभिलेख है जो अभी तक पढ़ा गया सबसे पुराना वो है, इसको पॉइंट को पढ़ देते हैं फिर हम लोग समझते हैं कि सबसे पुराने अभिलेख जो पढ़े जा चुके हैं वह ईसा पूर्व 3री सदी के अशोक के शिलालेख हैं। इन अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सन 1837 में जेम्स प्रिंसेप को सफलता मिली, जो उस समय बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में उच्च पद पर कार्यरत थे। अशोक का अभिलेख है जिसको अभी तक पढ़ा गया है, सबसे पुराना जो है वो है अशोक के एक शिलालेख है जिसको 1837 में सर्वप्रथम जो है पढ़ा गया था। उसको पढ़ा था किसने? जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी में एक उच्च पद पर कार्यरत थे और उन्होंने ही ये खरोष्टी लिपि में लिखा हुआ था जिसको उन्होंने पढ़ा था। और इस प्रकार फिर बहुत सारा और शिलालेख मिला, अभिलेख मिला, जिससे हम लोग को मौर्य सभ्यता के बारे में और बहुत कुछ जानकारी मिला। ठीक है, यहाँ पर एक बॉक्स में जो हम लोग पढ़े उसको शॉर्ट में दिया गया है, इसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए कि प्रमुख अभिलेख व शासक कौन से शासक से संबंधित है। ये परीक्षा में प्राय बहुत बार पूछा गया है कि हाथी गुफा अभिलेख किस शासक से संबंधित है, तो कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। ठीक है, इसी प्रकार जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित है। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री से संबंधित है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। ठीक है, फिर है आपका ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित है। भित्री व जूनागढ़ अभिलेख स्कंद गुप्त से संबंधित है। देवपड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन से संबंधित है। ठीक है, फिर नीचे नोट में दिया गया है कि भारत का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है।
ठीक है। हाथी गुफा अभिलेख ये पहला वाला जो है ये कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। इसमें भारत शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है। तो परीक्षा में पूछा जाता है कि अब मान लीजिए अभिलेख का नाम दे देगा और बोलेगा कौन सा शासक से संबंधित है, इसलिए ये जो बॉक्स है ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अभी हम लोग देखेंगे प्रत्येक अभिलेख जो है और उसका स्थल, समय, संबंधित व्यक्ति और अभिलेख में जो मुख्य बात है उसको। ये बॉक्स में एक दर्शाया गया है, इसमें 12 अभिलेख को लिया है, बहुत ही जो इम्पोर्टेंट है। तो पहला है इसमें बौद्ध स्तंभ लेख। ये स्थान जो है मतलब कहाँ पर स्थित है, ये है भरूच में स्थित है और ये शुंग काल से संबंधित है। संबंधित व्यक्ति या उस समय का राजा जो बोलिएगा वो है राजा वासुदेव, मतलब बौद्ध स्तंभ लेख जो है राजा वासुदेव से संबंधित है। और इस अभिलेख में विषय वस्तु है वो है शुंग वंश का प्रारंभिक स्रोत, मतलब शुंग वंश में जानने का सबसे प्रारंभिक स्रोत यही वाला है बौद्ध स्तंभ लेख। ठीक है। दूसरा है गरुड़ स्तंभ लेख। गरुड़ स्तंभ लेख ये है वैशनगर विदिशा से प्राप्त हुआ है। ये भी शुंग काल से संबंधित है और भागभद्र जो है राजा था वो उनके समय का ये स्तंभ लेख है। ठीक है। इसके विषय वस्तु है नैतिक शिक्षा के अंतर्गत आत्मसंयम, त्याग व सतर्कता जैसे नैतिक कार्य स्वर्ग का पक्ष प्रस्तुत करते हैं। इन सब के बारे में जानकारी मिलता है। फिर अगला है तीसरा जो है प्रयाग स्तंभ लेख या प्रयाग प्रशस्ति लेख या प्रयाग स्तंभ लेख के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रयाग इलाहाबाद से में स्थापित है और ये गुप्त काल से संबंधित है। समुद्रगुप्त उस समय राजा थे जब ये स्थापित हुआ। ठीक है। इसमें जो विषय वस्तु मिलता है वो है समुद्रगुप्त की विजयों का यशोगान है, मतलब उनकी विजय के बारे में इसमें लिखा हुआ है, जिसकी रचना जो हरिसेन ने कवि शैली में की है। मैंने हरिसेन द्वारा रचना किया गया और कविता टाइप से लिखा गया है किसमें, प्रयाग प्रशस्ति लेख में। ठीक है, जो कि समुद्रगुप्त से संबंधित है। अगला है चौथा जो है वो है एरन स्तंभ लेख। ठीक है, एरन स्तंभ लेख। एरन स्तंभ लेख जो है ये मध्य प्रदेश में स्थापित है और गुप्त काल से संबंधित है और ये भी समुद्रगुप्त उस समय राजा थे। समुद्रगुप्त के व्यक्तिगत मामलों की सूचना देता है। यह विदर्भ शैली में है। ठीक है, इसमें समुद्रगुप्त के व्यक्तिगत मामला में किस राजा कैसे थे, किस प्रकार शासन करते थे, उन सब के बारे में हम लोग को जानकारी मिलता है। ठीक है। पांचवा है मथुरा स्तंभ लेख, जो मथुरा उत्तर प्रदेश में है, गुप्त काल से संबंधित यह भी है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे राजा उस समय उनसे संबंधित है। इसमें जो जानकारी मिलता है वो है ये प्रथम गुप्त अभिलेख है। ठीक है, मतलब गुप्त काल का प्रथम अभिलेख है जिसमें गुप्त संवत का सबसे पहला वर्ष वर्णित है। इस स्तंभ लेख द्वारा वैष्णव धर्मी गुप्त सम्राट की धार्मिक सहिष्णुता पर प्रकाश पड़ता है तथा महेश्वर समुदाय के उदिताचार्य का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो और अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट है मेहरौली स्तंभ लेख, जो कि 6ठा नंबर है। मेहरौली स्तंभ लेख, ये मेहरौली दिल्ली में स्थित है। गुप्त कालन ये भी है और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय का है। इसमें लिखा हुआ है, ये इससे जानकारी मिलता है हम लोग को। मूलतः व्यास नदी के समीप विष्णुपाद पहाड़ी पर स्थित था पहले ये, जो वर्तमान में कुतुब मीनार के पास है तथा तत्कालीन धातु विज्ञान का उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दिग्विजय अभियानों एवं उनके द्वारा सिंधु के 7 युद्धों के साथ बाटलिकों पर विजय प्राप्त करने का विवरण मिलता है। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वारा जो भी उपलब्धि मिला है चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा, इससे हमें मेहरौली स्तंभ लेख से पता चलता है। ठीक है, तो ये कुछ 6 थे और कुछ हैं, चलिए हम लोग देखते हैं आगे। 7वां नंबर जो है स्तंभ लेख है, ये है भीलसर स्तंभ लेख। ठीक है, ये भीलसर एटा में स्थित है और समय जो था वो गुप्तकालीन था, कुमारगुप्त प्रथम का समय का। और कुमार गुप्त प्रथम के प्रथम लेख में गुप्त सम्राटों की वंशावली का विवरण है। इसमें कार्तिकेय मंदिर का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, 8वां नंबर है भीतरी स्तंभ लेख, जो भीतरी गाजीपुर में स्थित है और ये भी गुप्तकालीन था और स्कंदगुप्त समय के कालक्रम का है। हुनों के से किए गए स्कंदगुप्त के पराक्रमी युद्ध एवं उनके द्वारा विष्णु मूर्ति की स्थापना का उल्लेख इसमें मिलता है। ठीक है, अगला है बिहार स्तंभ लेख, जो बिहार शरीफ
पटना में स्थित है। गुप्तकालीन का ये भी है और स्कंदगुप्त के समय का है। स्कंदगुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ किए जाने का तथा एक स्तूप का निर्माण करने का उल्लेख मिलता है। फिर है एक एरन स्तंभ लेख, जो एरन मध्य प्रदेश में स्थित है, गुप्तकालीन समय का है और बुद्धगुप्त इस समय राजा थे। इसमें चतुर्भुजी भगवान विष्णु के सर्वप्रथम अभिलेख्य प्रमाण तथा भगवान विष्णु के महिमा में महाराजा मातृ विष्णु एवं धन्य विष्णु द्वारा ध्वज स्तंभ के निर्माण का वर्णन प्रस्तुत करता है। सप्ताह के दिनों के नामों का प्रारंभिक प्रयोग यहीं पर इस स्तंभ लेख में किया गया था। अगला है एरन स्तंभ लेख। ठीक है, एरन स्तंभ लेख देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। ऐसे सब इम्पोर्टेंट है, जितना इसमें 12 का 12 दिया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परंतु ये एरन अभिलेख बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि एरन स्तंभ लेख जो है ये एरन मध्य प्रदेश में स्थित है, गुप्तकालीन है और भानुगुप्त के समय का है। इसमें लिखा गया है महाराजा पराक्रम गोपराज के रणभूमि में शहीद हो जाने एवं उनकी पत्नी की चिता पर सती हो जाने के प्रथम उल्लेख मिलता है। ये जो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसी कारण से ये इम्पोर्टेंट है कि सती प्रथा का प्रथम उल्लेख यदि मिलता है कोई लेख में, अभिलेख में, तो वो है एरन स्तंभ लेख में। ठीक है, अगला है तालगुंडा स्तंभ लेख। ये शिमोगा मैसूर में स्थित है और गुप्तकालीन है ये भी और शांतिवर्मन एवं मयूर शर्मन से संबंधित है। दक्षिण में कदम्बों के इतिहास के अध्ययन का महत्वपूर्ण स्रोत एवं कदम शासक मयूर शर्मन के पल्लवों से संघर्ष का उल्लेख है। यह स्तंभ लेख कुंज द्वारा लिखा गया, जो लेखक थे उस समय वो कुंज थे। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने जो है आपका पुरातात्विक स्रोत के बारे में देखा और अब हम लोग साहित्यिक स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अभी साहित्यिक स्रोत के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दिया हुआ है कि यद्यपि प्राचीन भारत के लोगों को लिपि का ज्ञान 2500 ईसा पूर्व में भी था, परंतु हमारी प्राचीनतम उपलब्ध पांडुलिपियाँ ईसा की चौथी, ठीक है, देखिए ईसा की चौथी सदी के पहले की नहीं है तथा ये भी मध्य एशिया से प्राप्त हुआ है। अर्थात देखिए ऐसे तो 2500 ईसा पूर्व जो हड़प्पा सभ्यता है उस समय भी उन लोगों का एक लिपि था, एक भाषा था जिसमें बहुत कुछ लिखा हुआ स्रोत भी मिला है, परंतु उसको पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, तो वो 2500 ईसा पूर्व का था, परंतु हमारी प्राचीनतम उपलब्धियां जो पांडुलिपियां जो है ये चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के पहले का नहीं है। ठीक है, और जो भी मिला है उसके बाद वाला वो भी मध्य एशिया से प्राप्त हुआ है ना। तो ये पॉइंट हुआ। अगला पॉइंट है कि भारत में पांडुलिपियां भोजपत्रों और ताड़पत्रों पर लिखी मिलती है, परंतु मध्य एशिया में जहां भारत से प्राकृत भाषा फैल गई थी ये पांडुलिपियां मेष चर्म एवं काष्ठ फलकों पर भी लिखी गई है। ठीक, अगला पॉइंट है संपूर्ण भारत में संस्कृत की पुरानी पांडुलिपियां मिली है, परंतु इनमें से अधिकतर दक्षिण भारत, कश्मीर और नेपाल से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, देखिए संस्कृत भाषा की पांडुलिपि बहुत ज़्यादा मिला है। ठीक है, परंतु इनमें अधिकतर कहाँ मिला है तो दक्षिण भारत में मिला है, कश्मीर में मिला है और नेपाल के क्षेत्र में मिला है। हिंदुओं के धार्मिक साहित्य में वेद, रामायण, महाभारत, पुराण आदि सम्मिलित है। हिंदुओं का जो धार्मिक साहित्य है उसमें वेद, रामायण, महाभारत, पुराण आदि सम्मिलित है। ऋग्वेद को 1500 से 1000 ईसा पूर्व के लगभग का मान सकते हैं, लेकिन अथर्ववेद, यजुर्वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यकों और उपनिषदों को 1000 से 500 ईसा पूर्व के लगभग का माना जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है ऋग्वेद में मुख्यतः देवताओं की स्तुतियां हैं, परंतु बाद के साहित्य में स्थितियों के साथ साथ कर्मकांड, जादू टोना और पौराणिक आख्यान भी है। उपनिषदों में हमें दार्शनिक चिंतन मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आगे समझ लेते हैं कि देखिए ये जो यहाँ बोल रहा है कि ऋग्वेद में मुख्यतः देवताओं की स्तुतियाँ हैं, परंतु बाद के साहित्य इसमें कहना चाहता है कि ऋग्वेद देखिए 4 वेद हैं यहाँ पर दिया गया है। देखिए
वेद कितने हैं देखिए यहाँ दिया गया है, वेद, उपवेद और उनका विवरण। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद में जो है उसमें देवताओं की स्तुतियाँ किया गया है, परंतु इसके बाद वाला जो भी है इसमें कर्मकांड, जादू टोना, पौराणिक आख्यान, इन सब के बारे में ज़्यादा व्याख्या मिलता है। ये सब हम लोग आगे जब डिटेल से इन सब को पढ़ेंगे तो इसको देखेंगे। और तो यहाँ जो इस बॉक्स में दिया गया है कि वेद, उपवेद व उनके संबंध, देखिए वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसके उपवेद हैं, जैसे ऋग्वेद के उपवेद है आयुर्वेद, यजुर्वेद के उपवेद है धनुर्वेद, सामवेद के उपवेद है गंधर्ववेद और अथर्ववेद के उपवेद है शिल्पवेद। आयुर्वेद जो है ये चिकित्सा से संबंधित है, वहीं धनुर्वेद जो है युद्ध कला से संबंधित है, गंधर्ववेद जो है कला एवं संगीत से संबंधित है और शिल्पवेद जो है भवन निर्माण कला से संबंधित है। ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट है जिसको अभी हम लोग छोड़ दिए थे, वह है कि देखिए वैदिक मूल मंत्र का अर्थ समझ में आए, इसीलिए वेदांगों अर्थात वेद के अंगभूत शास्त्रों का अध्ययन आवश्यक था। अब हम लोग वेदांग के बारे में समझते हैं कि देखिए वेदों का अर्थ समझने व सूक्तों को के सही उच्चारण के लिए वेदांग की रचना की गई। वेद जो लिखा गया था, चारों वेद, ये थोड़ा सा जटिल भाषा में था, तो इसको भली भांति समझने के लिए वेदांग की रचना की गई थी। और ये वेदांग जो है ये 6 हैं। देखिए शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिषी, ये 6 वेदांग हैं। और इनके जो किस चीज़ से संबंधित है, जैसे शिक्षा, वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण हेतु इसका निर्माण हुआ। कल्प, ठीक है, वैदिक कर्मकांडों को संपन्न करने हेतु विधि का नियम कल्प में दिया गया है। व्याकरण, इसमें नामों एवं धातुओं की रचना एवं उपसर्ग प्रत्यय के प्रयोग हेतु इसमें नियम दिया गया है। निरुक्त, शब्दों की व्युत्पत्ति हेतु नियम, यह भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। और यस्क ने निरुक्त की रचना की। निरुक्त की रचना किसने की? यस्क ने, यह भी दिया हुआ यहाँ। छंद है, तो वैदिक साहित्य में गायत्री, त्रिष्टुप, जगती, बृहति का प्रयोग किया जाता है, वो छंद में दिया गया है। और ज्योतिषी, इसमें ज्योतिषी शास्त्र के विकास को दिखाया गया है। इसके प्रसिद्ध आचार्य जो लघद मुनि थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ जितना भी NCERT है उसका ही इसमें सार संग्रह किया गया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्रत्येक चीज़, जैसे मैंने आगे भी बताया है कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें। ठीक है ना, तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट है, सूत्र लेखन का सबसे विख्यात उदाहरण पाणिनि के व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी है, जो 450 ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया था। देखिए अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। ठीक है, और ये व्याकरण एक रूप से व्याकरण है। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, इसका आंसर होगा पाणिनि। ठीक है, पाणिनि ने अपने समय के समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर गहन प्रकाश डाला है। इस ग्रंथ से हमें उस समय के समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के बारे में भी बहुत कुछ जानकारी मिलता है। जितना भी ग्रंथ लिखा गया है इन सब से हमें प्राचीन भारत के बारे में जानने में बहुत सहायता मिलता है, इसीलिए ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हमारा अगला पॉइंट है, महाभारत जिसे व्यास की कृति माना जाता है। व्यास अर्थात ये वेद व्यास होंगे, इनको शॉर्ट में लिख दिया गया है। संभवतः 10वीं सदी ईसा पूर्व से 4वीं सदी ईस्वी तक की स्थिति का आभास देता है। मतलब महाभारत जो है वेद व्यास द्वारा लिखा गया और वो कौन सा कालक्रम को दर्शाता है, तो वो 10वीं सदी ईसा पूर्व से 4वीं सदी ईसा पूर्व के बीच जो है महाभारत जो घटना घटा था वो उसी समय का था। ठीक है, पहले इसमें केवल 8,800 श्लोक थे तथा इसका नाम जय संहिता था। मतलब महाभारत का पहला नाम जो है, प्राचीन नाम, वो जय संहिता था, जिसका अर्थ विजय संबंधी संग्रह ग्रंथ है। बाद में इसके श्लोकों की संख्या जो है बढ़कर 24,000 हो गई तथा भारत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि महाभारत का जो है प्राचीन नाम क्या है, तो उसका होगा जय संहिता।
ठीक है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कि वर्तमान में इस महाकाव्य में 1,00,000 श्लोक हो गए हैं और तदनुसार यह सतसहस्त्री संहिता या महाभारत कहलाने लगा। ठीक है। इससे तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति का ज्ञान होता है। अभी वर्तमान में, पहले देखिए इसको जय संहिता कहा जाता था, फिर भारत, और अभी महाभारत के नाम से जाना जाता है। महाभारत से हमें उस समय के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति का पता चलता है। ठीक। अगला पॉइंट देखते हैं। वाल्मीकि रामायण, मतलब रामायण की रचना किसने की? वाल्मीकि ने। तो वाल्मीकि के रामायण में मूलतः 6,000 श्लोक थे, जो बढ़कर 12,000 श्लोक हो गए और वर्तमान में इसमें 24,000 श्लोक हो गए हैं। इसकी रचना संभवतः ईसा पूर्व 5वीं सदी में प्रारंभ हुई। इसकी रचना महाभारत के बाद प्रतीत हुई है, मतलब महाभारत पहले लिखा गया, उसके बाद जो है रामायण की रचना हुआ। ठीक। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। इसमें है राजाओं के द्वारा कराए जाने वाले अनुष्ठान और 3 उच्च वर्णों के धनाढ़ पुरुषों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठान व सार्वजनिक यज्ञों के विधि विधान स्रोत सूत्रों में दिए गए हैं। स्रोत सूत्र जो है ये भी एक ग्रंथ है। इसमें जो भी 3 उच्च वर्ण जो होता है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आते हैं, उसमें जो है उनके द्वारा जो यज्ञ वगैरह किए गए थे उन सब के बारे में व्याख्या किया गया है। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं कि जात कर्म, मतलब जन्मानुष्ठान, नामकरण, उपनयन, विवाह, श्राद्ध आदि घरेलू या पारिवारिक अनुष्ठानों का विधि विधान गृहसूत्रों में पाया जाता है। गृहसूत्र यह भी एक टाइप का ग्रंथ हुआ जिसमें इन सब के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है। स्रोत सूत्र और गृहसूत्र दोनों 600 से 300 ईसा पूर्व के आसपास के हैं। ये जो रचना हुआ इनका, ये हुआ 600 से 300 ईसा पूर्व के। नेक्स्ट है शुल्ब सूत्र या यज्ञ वेदी का निर्माण के लिए विविध प्रकार के मापों का विधान है। ज्यामिति और गणित का अध्ययन वहीं से प्रारंभ हुआ। ठीक। फिर नेक्स्ट में आते हैं। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। ये भाषा मगध अर्थात दक्षिण बिहार में बोली जाती थी। ठीक है। इसमें पता चलता है कि प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ जो है वो पाली भाषा में लिखा गया था। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कि बौद्ध ग्रंथ जो है अधिकतर किस भाषा में लिखा गया है, तो वो पाली भाषा में लिखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, इन ग्रंथों में हमें केवल बुद्ध के जीवन के बारे में ही नहीं बल्कि उनके समय के मगध, उत्तर बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई शासकों के बारे में जानकारी मिलता है। इससे जानकारी मिलता है क्योंकि जिस समय भगवान बुद्ध थे उस समय बहुत सारे राजा थे और उस ग्रंथों से हमें उन राजाओं के बारे में भी बहुत कुछ जानकारी मिलता है, जो आगे हम लोग जब बौद्ध धर्म में पढ़ेंगे तो वो सब डिटेल से हो जाएगा उस समय। ठीक है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, ऐसा विश्वास था कि गौतम के रूप में जन्म लेने से पहले बुद्ध जो है 550 से अधिक पूर्व जन्मों से गुजरे थे, जिनका वर्णन जातक कथाओं में है। प्रत्येक जातक कथा एक प्रकार की लोक कथा है। ठीक है। तो जातक कथा देखिए, जातक कथा किससे संबंधित है? तो भगवान बुद्ध से संबंधित है। ठीक है। ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध जो है इनका जन्म 550, जो बुद्ध का जन्म हो गया था वो 550 जन्म आगे ही ले चुके थे, उसके बाद जो है गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। उससे आगे जितने भी अलग अलग प्राणियों के रूप में उनका जन्म हुआ और उन्हों का जो एक कहानी है वो सब जातक कथाओं में वर्णित है। ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई है। देखिए ऊपर में था एक अभी कि बौद्ध ग्रंथों की रचना किस भाषा में हुई, तो देखिए पाली भाषा में हुई। अब जैन ग्रंथों की प्राकृत भाषा में, ठीक है, हुई। ईसा की 6ठी सदी में गुजरात के वल्लभी नगर में गुजरात के वल्लभी नगर में इन्हें अंतिम रूप से संकलित किया गया। किसको? जैन ग्रंथों को। ठीक है। नेक्स्ट,
धर्मसूत्र, स्मृतियाँ और टीकाएँ, इन तीनों को मिलाकर धर्मशास्त्र कहा जाता है। धर्मशास्त्र किसे कहा जाता है? धर्मसूत्र, स्मृतियाँ और टीकाएँ, इन तीनों को मिलाकर धर्मशास्त्र कहा जाता है। धर्मसूत्रों का संकलन 500 से 200 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कौटिल्य का अर्थशास्त्र अत्यंत महत्वपूर्ण विधि ग्रंथ है। ये 15 अधिकरणों या खंडों में विभक्त है। इसमें प्राचीन भारतीय राजतंत्र व अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण सामग्रियाँ मिलती है। देखिए, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जिसको विष्णुगुप्त के नाम से या चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने जो अर्थशास्त्र की रचना किया वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो 15 अधिकरणों में या खंडों में विभाजित है। ये मौर्य साम्राज्य से संबंधित है, आप लोग जानते ही होंगे, और इससे हम लोग को एक राजनीतिक विज्ञान, साथ ही साथ उस समय के जो भी वर्तमान में जो भी राजा थे, उस समय क्या क्या राजतंत्र था, किस प्रकार चलता था, क्या कार्य व्यवस्था था, किस प्रकार से राजा शासन करते थे, साथ ही साथ आसपास के पड़ोस के जो भी राज थे कौन कौन से, इन सब के बारे में हम लोग को बहुत कुछ जानकारी मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है कालिदास ने काव्य और नाटक लिखे, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम बहुत ही प्रसिद्ध एक नाटक है। अभिज्ञान शकुंतलम जो है कालिदास के बहुत सारे रचना में ये बहुत ही प्रमुख है। एक सच्ची घटना पर आधारित है और इन्हीं के पुत्र थे। राजा का नाम हमको अभी याद नहीं आ रहा है, माफ़ कीजिएगा, और शकुंतला, ये दोनों के बीच जो प्रेम से संबंधित एक स्टोरी टाइप का है। और इन्हीं के पुत्र भरत थे, जिन्हीं के नाम से हमारा देश का नाम भारत पड़ा। तो इसके बारे में हम लोग फिर बाद में डिटेल में और चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ प्राचीनतम तमिल ग्रंथ भी हैं जो संगम साहित्य में संकलित है। राजाओं द्वारा संरक्षित विद्या केंद्र में एकत्र होकर कवियों और भाटों ने 3-4 सदियों में इस साहित्य का सृजन किया था। ऐसी साहित्यिक सभा को संगम कहते थे। मतलब बहुत सारे कवियों के द्वारा जो एक संगठन बन के जो वहाँ पर रचना हुआ, उसी को संगम कहते थे। इसीलिए संपूर्ण साहित्य संगम साहित्य के नाम से प्रसिद्ध है। संगम ग्रंथ वैदिक ग्रंथ से विशेषकर ऋग्वेद से भिन्न प्रकार के हैं। ये धार्मिक ग्रंथ नहीं है। इसके अंतर्गत कई कवियों ने मुक्तकों व प्रबंध काव्यों की रचना की है, जिसमें बहुत से नायकों, वीर पुरुषों और नायिकाओं का गुणगान है। ठीक है, संगम जो है साहित्य, इसमें ये ऋग्वेद से अलग है और ये धार्मिक ग्रंथ भी नहीं है। ठीक है, इसमें बहुत सारे कवियों ने, जो बहुत सारे राजा थे, वीर राजा थे, और एक तरह से मान लीजिए कि इस तरह से दर्शाया गया है कि जैसे एक स्टोरी होता है, इसमें एक हीरो होता है, हीरोइन होता है, उसी टाइप से इसमें नायक और नायिकाओं की जो है गुणगान, उनके जो स्टोरी था, उन सबको लिखा गया है। वही है संगम साहित्य में। ठीक है, और फिर थोड़ा सा है, देखिए, संगम साहित्य के प्रमुख ग्रंथ है तोलकाप्पियम, शिल्पादिकारम एवं मणिमेखलाई। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट तीनों ग्रंथ है। ठीक है, और नेक्स्ट है फिर संगम ग्रंथों में बहुत से नगरों का उल्लेख मिलता है। इसमें उल्लेखित है कावेरीपट्टनम का समृद्धपूर्ण, उसके बाद है अस्तित्व पुरातात्विक साक्ष्य से प्रमाणित हुआ है। अर्थात संगम ग्रंथों में बहुत सारे नगरों का उल्लेख है, जिसमें कि क्या है, कावेरीपट्टनम। ठीक है, ये बहुत सारे पुरातात्विक साक्ष्य भी मिला है, जिससे यह साबित हुआ कि संगम काल से साहित्य संबंधित है। नेक्स्ट है ईसा की आरंभिक सदियों में प्रायद्वीपीय तमिलनाडु के लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के अध्ययन के लिए संगम साहित्य हमारा एकमात्र प्रमुख स्रोत है। मतलब संगम साहित्य से हम लोगों को प्रायद्वीपीय तमिलनाडु के उस समय के जो भी राजतंत्र था, वहाँ के लोग किस प्रकार रहते थे, इन सब के बारे में हम लोग को बहुत कुछ जानकारी। इतिहास के स्रोतों में हम लोगों ने पुरातात्विक स्रोतों के बारे में देखा, साहित्यिक स्रोतों के बारे में देखा। अब तीसरा है, यह है विदेशी विवरण।
ठीक है, तो चलिए इसको भी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। तो यूनानी यात्रियों ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर हमला करने वाले सिकंदर महान के समकालीन के रूप में सेंड्रोकोट्स के नाम का उल्लेख किया है। ठीक है, ये आगे हम लोग समझते हैं सेंड्रोकोट्स कौन थे। यूनानी विवरणों का ये सेंड्रोकोट्स और चंद्रगुप्त मौर्य जिनके राज्यारोहण की तिथि 322 ईसा पूर्व निर्धारित की गई है, एक ही व्यक्ति थे। ठीक है, यह पहचान प्राचीन भारत के तिथिक्रम के लिए सुदृढ़ आधारशिला बन गई। अर्थात चंद्रगुप्त को ही यूनानी लोग सेंड्रोकोट्स के नाम से पुकारे थे, जिनका राज्यारोहण जो हुआ था 322 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त के गुरु जो थे वो थे विष्णुगुप्त चाणक्य। ठीक है, जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की। अभी हम लोग आगे देखा उसको। ठीक है, ये पॉइंट हुआ। अब अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दूत बनकर आए मेगास्थनीज की इंडिका उन उदाहरणों के रूप में ही सुरक्षित है जो अनेक प्रख्यात लेखकों की रचनाओं में आई है। ठीक है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज थे जिन्होंने इंडिका की रचना की। इस इंडिका से भी हम लोगों को अब उस समय के तत्कालीन इतिहास को जानने में, किस प्रकार का समाज था, किस प्रकार के उस समय लोग रहते थे, उनकी क्या आर्थिक स्थिति था, सामाजिक स्थिति था, इन सब के बारे में जानकारी मिलता है। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। हेरोडोटस जो है को इतिहास का पिता कहा जाता है। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की? हेरोडोटस ने। और इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो वो है हेरोडोटस। ठीक है, नेक्स्ट है, यूनानी भाषा में लिखी गई पेरिप्लस ऑफ द एरिस्थियन सी और टोलमी की ज्योग्राफी नामक पुस्तकों में प्राचीन भूगोल और वाणिज्य के अध्ययन के लिए पर्याप्त महत्वपूर्ण सामग्री मिलता है। ठीक है, टोलमी किसके लेखक हैं? ज्योग्राफी की। और पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, ठीक है, ये एक अज्ञात लेखक था, उन्होंने इसका रचना किया था। अगला पॉइंट है कि पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी 80 ईस्वी से 115 ईस्वी के मध्य किसी अज्ञात लेखक ने लिखी थी। जैसा कि अभी हमने बताया, कोई अज्ञात लेखक था, इनका नाम नहीं है लिखा हुआ, जिसने लाल सागर, फारस की खाड़ी और हिंद महासागर में होने वाले रोमन व्यापार की वृत्तांत दिया है। इनके द्वारा जो लिखा गया है, तो उस समय के जो लाल सागर, फारस की खाड़ी और हिंद महासागर है, उस समय जो रोमन व्यापार होता था, उन सब के बारे में जानकारी हमको मिलता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, टोलमी की ज्योग्राफी 150 ईस्वी के आसपास की मानी जाती है। प्लिनी का नेचुरल हिस्ट्री का ईसा की पहली सदी की है। यह लैटिन भाषा में है तथा यह हमें भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापार की जानकारी देती है। देखिए इसमें दो आ गया कि टोलमी, ज्योग्राफी के लेखक कौन है? टोलमी। और नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो वह है प्लिनी। ठीक है, और इससे क्या, ये लैटिन भाषा में लिखा गया है और इससे हम लोग को क्या जानकारी मिलता है? भारत और इटली के बीच जो व्यापार होता था उसके बारे में जानकारी मिलता है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। चीनी पर्यटकों में प्रमुख है फाहियान और ह्वेनसांग। ये दोनों बौद्ध थे और बौद्ध तीर्थों का दर्शन करने एवं बौद्ध धर्म का अध्ययन करने भारत आए थे। ठीक है, ये दोनों चीनी, फाहियान और ह्वेनसांग जो है, ये चीन से आए थे। ये दोनों बौद्ध धर्मी थे, बौद्ध धर्म को मानते थे और बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारियाँ लेने के लिए ही लोग भारत आए। ठीक है, फाहियान, इनके बारे में देखते हैं अभी। फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय, जो गुप्त वंश से संबंधित राजा थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए। देखिए बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि फाहियान कौन से राजा के समय में भारत आए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, भारत आए थे। उसने फो क्यू की रचना की, जिससे गुप्त काल में भारत के सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक परिस्थिति पर प्रकाश पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट है, कॉस्मोस इंडिका प्लेस्टस। यह यूरोपीय यात्रा था जो
535 ईस्वी में भारत आया था। ये यात्रा नहीं होगा, एक्चुअली यात्री होगा, ये मिसप्रिंट हो गया है। ये यूरोपीय यात्री था जो 335 ईस्वी में भारत आया था। क्रिश्चियन टोपोग्राफी नामक ग्रंथ की रचना की इन्होंने, ठीक है। इसमें भारत श्रीलंका के व्यापारिक संबंधों का विवरण मिलता है, ठीक है। देखिए प्रत्येक पॉइंट जो है अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है, प्रत्येक पॉइंट से क्वेश्चन बन रहा है और एकदम सीधा सीधा इससे परीक्षा में क्वेश्चन पूछ सकता है। ये हो गया। नेक्स्ट है वैनसंग के बारे में, जिसको युआन च्वांग भी कहा गया है। ये हर्षवर्धन के समय 629 ईस्वी में भारत आया था, ठीक है। वर्धन वंश के प्रतापी राजा थे हर्षवर्धन, उसी के समय में आए थे वैनसंग, ठीक है। और सी यू की रचना किया था। इनके द्वारा जो रचना था उनका नाम था सी यू की। वैनसंग के मित्र, अगला पॉइंट देखते हैं। वैनसंग के एक मित्र थे जिनका नाम था हुई ली, ने वैनसंग की जीवनी लिखी थी, ठीक है। इससे हर्षकालीन राजनीति के साथ साथ धर्म, रीति रिवाज एवं समाज का भारत में आय भी वर्णन मिलता है, ठीक है। वैनसंग के एक मित्र थे हुई, इन्होंने वैनसंग की जीवनी लिखा। साथ ही साथ इससे हम लोगों को हर्षवर्धन जो राजा था उनके समय के राजनीतिक, धार्मिक और रीति रिवाज एवं समाज के बारे में जानकारी मिलता है। इसके बाद का पॉइंट है इत्सिंग। ये 7वीं शताब्दी में भारत आए तथा नालंदा व विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन किए हैं। जो इन्होंने लिखा ग्रंथ उसमें किया गया है। फिर इम्पोर्टेंट है ये सुलेमान, वह 9वीं शताब्दी में भारत आया था और पाल व प्रतिहार शासकों के विषय में लिखा है इन्होंने। फिर एक है अल-मसूदी, ये 941 ईस्वी से 943 ईस्वी तक भारत में रहा। उसने राष्ट्रकूट शासकों के विषय में लिखा है। अगला पॉइंट है अल-बरूनी। अल-बरूनी मोहम्मद गजनवी का समकालीन थे ये, और अल-बरूनी ने तारीख़ हिंद, जिसको हिंदी में बोला जाता है किताब उल हिंद, की रचना की, जिससे भारत के निवासियों की तत्कालीन दशा का वर्णन मिलता है, ठीक है। तो इतना था। अब कुछ एक बॉक्स के रूप में दर्शाया गया है, जिसको हम लोग चलिए देख लेते हैं। थोड़ा सा जूम कम करना होगा उसके लिए। देखिए चीनी लेखकों का वर्णन, इसमें कौन कौन से लेखक आए और उन्होंने क्या वर्णन किया उसके बारे में दर्शाया गया है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए पहला पॉइंट है यह है फाहियान के बारे में। देखिए पहले लेखक, फिर उनका समय, फिर रचनाएं और यात्री विवरण, जो उन लोगों ने विवरण दिया है। तो फाहियान, जिसको बौद्ध भिक्षु के नाम से भी जाना जाता है, इनका समय क्या था 399 ईस्वी से 414 ईस्वी, ठीक है। इनकी रचना है भारत दशा का विवरण नामक इन्होंने एक रचना लिखा है, और इसमें विवरण दिया गया है कि ये प्रथम चीनी यात्री था, मतलब फाहियान के बारे में बोला गया है, ठीक है, जिसने चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य, मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, के समय भारत यात्रा की थी। इसने 15 वर्षों तक बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया एवं इस पर राजनीतिक स्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि अपने वृत्तांत में वो किसी भी भारतीय सम्राट के नाम तक का उल्लेख नहीं करता है। इसने गुप्त काल में वस्तु विनिमय तथा मध्यम कोड़िया तथा चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद राजमहल को देव निर्मित बताया है। देखिए तो ये था फाहियान के बारे में। अगला है सुंग युंग, जो 512 से 513 ईस्वी के कालक्रम में यहाँ आए, ठीक है। इनके रचना जो है वो नहीं दिया गया है यहाँ पर, और यात्री विवरण जो है इनके बारे में लिखा है कि इसने बंगाल व बिहार की तत्कालीन राजनीतिक, आर्थिक व धार्मिक स्थितियों का वर्णन किया है, ठीक है। अगला पॉइंट है तीसरा नंबर जो है वह वैनसंग, ठीक है। वैनसंग हम लोग अभी ऊपर में देखें कि इसको युआन च्वांग भी कहा जाता है, और ये 629 से 645 ईस्वी के समय है इनका, और इनके द्वारा लिखा गया है सी यू की पाश्चात्य संसार का लेख, इसको हिंदी में बोला जाता है। इनका विवरण है यह सम्राट हर्षवर्धन के समय भारत आया। इसने 13वीं
13 वर्ष भारत में निवास करते हुए नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किए तथा कुछ समय हर्ष के दरबार में रहा। इसने हर्ष को शिलादित्य की उपाधि दिया से विषीभूत किया। ठीक है, शिलादित्य हर्षवर्धन को कहा गया, किसने कहा था? ह्वेनसांग ने। ठीक है, उसने दक्षिण भारत को छोड़कर लगभग संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। ये यात्रियों का राजकुमार के नाम से जाना जाता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि यात्रियों का राजकुमार कौन से यात्री, बौद्ध यात्री को या चीनी यात्री को कहा जाता है, तो वो होगा ह्वेनसांग। ठीक है, अगला है व्हीली, 7वीं शताब्दी ईस्वी इनका समय है। ह्वेनसांग की जीवनी लिखा इन्होंने, और यह ह्वेनसांग का मित्र था जिसने ह्वेनसांग की जीवनी लिखा था। ठीक, ये आगे भी हम लोग पढ़ें अभी। अगला पॉइंट है, देखिए और मात्र 7 नंबर तक ही दिया गया है। अगला पॉइंट है इत्सिंग, जो 673 से 675 ईस्वी इनका समय है, और प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु की आत्मकथाएं इन्होंने लिखा है, बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं की। चीनी बौद्ध यात्री को नालंदा विश्वविद्यालय की अध्ययनरत रहा तथा इसके बारे में कहा जाता है कि वो त्रिपिटकों की 400 प्रतियां अपने साथ ले गए। माने सिंह जो आए ये नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करते रहे, और त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित उनकी 400 प्रतियां जो है वो अपने साथ ले गए। इसके वृत्तांत से भारतीय समाज की धार्मिक एवं आर्थिक दशाओं पर प्रकाश पड़ता है एवं नालंदा जैसे शिक्षण केंद्रों की शिक्षा प्रणाली व व्यवस्था का भी ज्ञान होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है मात्वेन लीन, 7वीं शताब्दी ईस्वी का है। ठीक है, और इनके द्वारा रचना का यहाँ भी ब्लैंक छोड़ा गया है। यदि देखिए 2 गो था, इससे आगे भी एक गो था सुंग यूंग का और एक दोनों का। यदि इसका हमको दूसरा कोई किताब में मिलता है तो आपको हम फिर बता देंगे इसको। ठीक है, तो इनका जो विवरण है, इन्होंने हर्षवर्धन के पूर्वी भारत पर आक्रमण अभियान का वर्णन किया है। फिर लास्ट है इसमें चाओ जू कुआ। ठीक है, ये 1225 से 1254 ईस्वी के समय का है। इनके द्वारा जो रचना लिखी गई वो है चू फान ची। ठीक है, और इससे 13वीं शताब्दी के चीनी अरबी व्यापार का विवरण प्राप्त होता है। तो ये जो है इस लेसन में प्राचीन इतिहास के स्रोत, ऐतिहासिक स्रोत इस लेसन का नाम है। अध्याय 1 को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो। तो फिर नेक्स्ट जो है इसका नेक्स्ट लेसन है वो है प्रस्तर युग आदिम मानव, उसका हम लोग दूसरा नंबर इसके बाद वाला वीडियो में लाएंगे। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। और भी बहुत सारा इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं। और ये किताब यदि आप लोगों को लेना है ऑनलाइन तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, आप लोग वहाँ से जाके इसको ले सकते हैं। तो अगले वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ, बहुत जल्द अगला वीडियो डाल दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।